हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आज ये जो वीडियो है वो क्वेश्चंस की नहीं होने वाली है, ये होने वाली है कंटेंट की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आना चालू हुए कि सर क्वेश्चंस के अलावा आप कंटेंट की भी वीडियो बनाइए, ठीक है, जिससे हमको हेल्प मिल सके। तो उसी चीज़ को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। वापिस एक नई शुरुआत, पहले भी मैं वीडियोस डालता था कंटेंट की, बट वापिस एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 12th क्लास का, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इससे भी पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो कौन कौन देख सकता है, ठीक है। ये वीडियो वो हर बच्चा देख सकता है जिसको केमिस्ट्री सीखनी हो, ठीक है। ये वीडियो वो हर बच्चा देख सकता है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना तो भी उसको आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं आता केमिस्ट्री के बारे में, बस थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। वैसे मैं 12th क्लास का चैप्टर चालू करने वाला हूँ, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैं आपने 11th में जो कुछ भी पढ़ा होगा, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो आपको नहीं आता है और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप चाहे वो कोई सा भी एग्जाम दे रहा हो, ठीक है। कंटेंट, मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ ना, वो आप किसी भी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सॉल्यूशन चैप्टर की बात करने वाला हूँ, तो आप सॉल्यूशन चैप्टर जिस भी एग्जाम में आ रहा है ना, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, 12th बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जैम का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, सीएसआईआर नेट का, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो जियो केमिस्ट का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में वो केमिस्ट्री का वो चैप्टर के वो टॉपिक आ रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। चाहे कोई सी भी जगह पे इस चैप्टर से रिलेटेड बात कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है, आई विश और कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बहुत बेसिक से हम बात करेंगे। मेरा जो रेफरेंस रहेगा, जिसको मैं बोल रहूँगा बार बार, एनसीईआरटी, ठीक है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको तो आपको पढ़ना है, चाहे वो जेईई एडवांस की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो, कंपलसरी है वो चीज़। उसके बाद भले ही आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी करिए, लेकिन मेन चीज़ होती है कंटेंट को समझना, ठीक है। अब जो टॉपर बच्चा जिसको हम बोलते हैं, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ब्रिलियंट बच्चा है, उसको तो यार एक चीज मैं बताऊं, उसको तो है ना, आप केवल बता भी दोगे ना तो भी वो समझ जाएगा। दिक्कत आती है उन बच्चों के साथ जो बच्चे कहीं ना कहीं उनको जो केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो वीक रह जाते हैं। तो जब टीचर एक क्लास में पढ़ाता है ना 150 100 की क्लास में, तो उसको तो क्या सिलेबस भी करवाना होता है, टाइम टू टाइम प्रेशर होता है उसके दिमाग में। तो वो क्या है, पढ़ाना अपने लेक्चर को बिल्कुल फिक्स करके दिए जाते हैं उनको लेक्चर की, भैया आपको इस टाइम में इतना तो पढ़ाना ही है। तो वो ये मान के चलते हैं कि इनको इतना तो आता ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी 12th क्लास का कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने वाला हूं, तो वो ये मान के चलते हैं कि इनको इतना तो आता ही होगा। तो लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, जब भी मेरा माइंडसेट, क्योंकि मैं एक लाइन पे मेरी टीचिंग काम कर रही है अभी, वो लाइन ये है कि जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन मेरे को बताई। मैं मेरी क्लासेस में भी वो लाइन बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। उन्होंने ये लाइन बताई कि है ना, आप जब किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे को क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे की हमेशा गलती हो सकता है कि उस बच्चे को किसी ने सिखाया ही नहीं हो वो चीज। तो ये वाली लाइन जब उन आईआईटी के प्रोफेसर ने बोली, तो उसी को मैं अपना बेस मान के अपनी टीचिंग कराता हूं, कहीं भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, उस लाइन को बेस मान के पढ़ाता हूं कि अगर मैं पढ़ाने जा रहा हूं कोई चैप्टर, तो मैं ये मान के चलता हूं कि भैया उस बच्चे को मेरे को बेसिक से सिखाना है, और एंड जो भी होगा, चाहे जैसे मान लो जेई के बैच में जा रहा हूं तो एडवांस तक की हम बात करते हैं, नीट के बैच में जा रहे हैं तो नीट तक की हम बात करते हैं, वो वाली चीज है। लेकिन जो वो कंटेंट है ना, जो मैं अब डिलीवर करने जा रहा हूं, वो बहुत बेसिक से होने वाला है, कोई भी बच्चा देख सकता है। यकीन मानो कि अगर 9th क्लास का बच्चा भी बैठ के देख रहा हो ना, तो उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, 9th क्लास का। तो आइए शुरुआत करते हैं। सब हर कोई ये वीडियो देख सकता है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड
जिनके भी एग्जाम में सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आता है, जिनके टॉपिक आते हैं, वो देख सकते हैं और हर बच्चा देख सकता है। हाँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं एवरेज, बिलो एवरेज, हम ये सब डिफाइन करते हैं। देखो, मेन काम टीचर का भी होता है कि वो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला सके। और वो इंटरेस्ट कैसे आता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और चल रहा है रनिंग में, अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो कि भैया इंटरेस्ट ऐसे आता है जब बच्चे को चीज समझ में आने लगती है। तो सबसे मेन काम है समझने का, अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बातें मैंने आप सबको बता दी, सबके लिए ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो 12th मैं चैप्टर का नाम बोलता हूं, ठीक है, लेकिन रेफरेंस में मान रहा हूं कि भैया मैं क्लास 12th को मान के ये रेफरेंस चालू कर रहा हूं। एनसीईआरटी रेफरेंस रहेगी क्लास 12th की, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। अब पॉइंट ये है, सबसे बेसिक बात, ठीक है, जब आप, जैसा कि मैंने बोला क्लास 12th की एनसीईआरटी रेफरेंस रहने वाली है, तो जब आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमारी दुनिया में बहुत हम सब घिरे हुए हैं मिक्सचर से, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हम रेयरली यूज में देखते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हम मैक्सिमम किन चीजों से घिरे हुए हैं? मिक्सचर से। तो आप जब पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ेंगे बेटा, साथ के साथ पढ़ना, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखी और आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा और इसके क्वेश्चन नहीं लगाए, तो फिर भैया आपके लिए वीडियो नहीं होने वाली है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मजा दिलाने का काम मेरा है, लेकिन उसके बाद का काम आपका है, ठीक है ना। चलिए, तो हम सब घिरे हुए हैं मिक्सचर से। उनकी इंपोर्टेंस, जो मिक्सचर की इंपोर्टेंट होती है, इंपोर्टेंस जो होती है ना, वो उनके कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने लिख रखा है कि भैया ब्रास, ठीक है, ब्रोंज, ठीक है, जर्मन सिल्वर, इन सब के बारे में उन्होंने लिख रखा है। अब क्या होता है ना, अब यही होता है ना, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एनसीईआरटी केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनी हुई है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनी हुई है। अरे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा के देखोगे ना, टीचरों के पसीने निकल जाते हैं उसको पढ़ाने में, एनसीईआरटी को। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं उसमें, श्रोडिंगर के बारे में, ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मतलब एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है इस टाइम पे। तो चलिए, इनके कंपोजिशन की बात करें तो वह ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इनका कंपोजिशन, हमको कॉपर तो याद रह जाता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या है, दूसरा जो है उसमें कंफ्यूजन रहता है जिंक और टिन में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भैया इसमें जो स्पेलिंग में जेड आ रहा है ना, तो वहां पे जिंक नहीं आएगा। समझ गए? बस इतना समझाना है। स्पेलिंग में जेड आ रहा है, यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, हो गया कंपोजिशन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? जिंक, खत्म। और जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन पूछ लेगा, कॉपर, जिंक और एनआई। कॉपर, जिंक और एनआई, बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद उन्होंने पता है क्या लिख रखा है? इसके बाद उन्होंने लिख रखा है फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इन वाटर। फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इन वाटर। आराम से सुनना, अगर 1 ppm है, 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, अब इसकी भी बात करेंगे हम। तो 1 ppm है पार्ट्स पर मिलियन, तो भैया हमारे लिए ये यूजफुल है, ये हमको टूथ डिके से बचाती है, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1.5 ppm है, अगर कंसंट्रेशन 1.5 ppm है, तो ये हमारे दांतों को मोटल्ड कर देती है। क्या कर देती है? मोटल्ड, धब्बे पड़ जाते हैं उनपे। मतलब आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है। और अगर आपने फ्लोराइड आयन की हाई कंसंट्रेशन ले ली बेटा, तो बेटा ये पॉइजनस की तरह काम करता है। फिर किसकी तरह काम करता है? पॉइजनस की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यही होता है बेसिक। जब हम जियो केमिस्ट के एग्जाम की बात करते हैं, एनसीईआरटी को रेफरेंस माना जाता है। आईएएस की आप प्रिपरेशन करते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं। आईपीएस की प्रिपरेशन करते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो NaF है, सोडियम फ्लोराइड है, वो रेड पॉइजन में काम आता है। किस में काम आता है? रेड पॉइजन में। आराम से देखो, तो ये कंसंट्रेशन। और एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल और लिख रखा है उन्होंने इंट्रावेनस इंजेक्शन का। किसका एग्जाम्पल? ये सब पहले पैराग्राफ में लिख रखा है, इंट्रावेनस इंजेक्शन का एग्जाम्पल लिख रखा है। अब सर इंट्रावेनस इंजेक्शन का कैसे? इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है ना, उसको
हम डिजोल्व उसको हम पहले रखते हैं किसमें, सॉल्ट वाटर में, जिसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है किसके, ब्लड प्लाज्मा के। किसके इक्वल होती है, ब्लड प्लाज्मा के। तो ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इनके कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आराम आराम से देखेंगे। आइए इसको मैं रफ कर देता हूं पहले तो, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। अब भाई मेरे को पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में भी दिलाई दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ भाई चलो, तो अब थोड़ा सा हम आगे बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम था। तो सॉल्यूशन भैया आपको पता होना चाहिए कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है। कई बच्चों को शुरुआत में ऐसे लगेगा ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो सब आता है हमको। लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना तो भी शुरुआत में बच्चों को ऐसे लगता है कि यार ये तो सबको, ये तो आ ही रहा है हमको। तो भाई यही तो मैं चाहता हूं कि आपको पहले वो चीजें पता हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ नया नहीं है। फिर धीरे धीरे करके मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करता जाऊंगा और नई नई चीजें आपके सामने रखता जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। बट यूनिफॉर्मली मिक्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हर तरीके का सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है सर। अब हमारे जो सिलेबस में है वो हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो बेटा, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। अच्छा, 2 कंपोनेंट कौन कौन से, एक कंपोनेंट तो सॉल्यूट और एक कंपोनेंट क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। आराम आराम से देखो, एक सॉल्यूट और एक क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है भैया। 12th तक बच्चा आ जाता है, उसको ये नहीं पता होता सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होती है। पता है सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या बताते हैं बच्चे, सर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, सर जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको सॉलिड बोलते हैं। तो मैं आप सबको आपका दिमाग थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूं। सॉल्यूट तो वो होता है जिसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जनरली ये क्वांटिटी में कैसा होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब सर आपने तो ऐसा बोल दिया सॉल्यूट क्या होता है, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। तो मतलब सारी कहानी किस पे टिकी हुई है, सॉल्वेंट पे। तो भैया सॉल्वेंट की बहुत खास बात लिखी हुई है कि ये डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। सर इसको समझाओ तो सही। सर हमारे तो टीचर ऐसे लिख देते हैं बट हमको समझ में तो आता ही नहीं है। तो भैया ये काम यहां पे नहीं होगा, आपको आएगा ही 200% आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही आपकी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। क्या बोला मैंने, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि आप बहुत एग्जांपल लेते हैं ना कि 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 100 ml वाटर, तो आप फटाफट आपको क्या रटवा दिया जाता है कि भैया शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। अच्छा सर, ठीक है सर। मान लो 10 ग्राम की जगह तुमने 100 ग्राम ले ली तो बता पाओगे, 100 ग्राम की जगह 1 kg ले ली तो बता पाओगे। तो बेटा सॉल्वेंट की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, हाँ होता लार्ज क्वांटिटी में ही है इन जनरल, लेकिन ये जो लार्ज और स्मॉल की जो बात है ना, वो पता है कहां बोली जाती है, वो बोली जाती है जब दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 10 ml एल्कोहल डिसॉल्व इन 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। तो अब आप आराम से बोल सकते हैं कि ये जो मेरा 10 ml है बेटा, ये आराम से देख लो, है ना, लिखने में गलती हो सकती है लेकिन मैं बोल रहा हूं ना 10 ml एल्कोहल है, 100 ml H2O है। तो भैया यहाँ पे आप आराम से सॉल्यूट क्या हो गया, एल्कोहल, सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। लेकिन ये कब बोल सकते हो, जब फिजिकल स्टेट सेम हो। जब फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो तो कैसे बोलना है, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट बोली लिक्विड सॉल्यूशन बना रहा है, तो भैया आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। बात समझ में आ गई।
अच्छे से समझ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सर इस लेवल तक पहुंच गए। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर? किसको डिटरमाइन करता है? फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन को। आइए इसके बेस पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है टाइप ऑफ सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। जैसे कोई बच्चा 9th में पढ़ता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो हम जेई में पढ़ाते हैं, जेई में वापिस आता है ये सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको क्या लगता है जो 8, 9, 10th में आपको पढ़ाया जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 11, 12 में बहुत ज्यादा, बट कंडीशन वही है ना कि आपको उस तरीके से पढ़ाया गया हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बात बताने वाला हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। तो बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं बोलूं, यहां पे तो मैंने लिखा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद यहां पे मैंने लिखा सॉल्यूट, और इसके बाद यहां पे मैंने लिखा सॉल्वेंट। आराम से देखो, यहां पे क्या लिखा मैंने? सॉल्वेंट, ठीक है। वहां पे एग्जाम्पल मैं मुंह से बोल दूंगा, मतलब मैं डिटेक्ट कर दूंगा आपको कि भैया ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जैसे मैंने लिखा सॉलिड सॉल्यूशन, बहुत बेसिक चल रहा है, आई नो बहुत बेसिक से चलाना है। मैं ये बिल्कुल सोच के, भाई आपको ये आता है स्किप कर देना ये वीडियो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं हर उस बच्चे को सोच के पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि वीडियो में कितनी ताकत है। चलिए, तो सॉलिड सॉल्यूशन में भैया सॉल्वेंट फिक्स कर दिया अपन ने, क्या हो गया? सॉलिड। यहाँ पे भी सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड, और यहाँ पे भी सॉलिड। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन फाइनल, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया अपन ने? सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। इसके बाद गैस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया, गैस, गैस और गैस, ठीक है। चलिए, अब ये क्या हो सकता है डिफर? सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। भाई मेंस की इतनी शिफ्ट बनने लग गई ना, तो वो हो सकता है भैया कुछ नहीं तो ये एग्जाम्पल ही पूछ ले। हाँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैच द कॉलम में आ जाए क्वेश्चन, एक तरफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख दे, एक तरफ एग्जाम्पल लिख दे। अब मेरे को एक चीज बताओ, 9 टाइप के सॉल्यूशन बन गए ना? कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे? 9 टाइप के। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या फिक्स हो गया? सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या फिक्स हो गया? सॉल्वेंट। मतलब अगर आपने फाइनल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बराबर होती है। और आपका जो चैप्टर है 12th क्लास का, वो लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से पढ़ाया जाता है। मतलब हम मैक्सिमम बातें किसकी करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन की करेंगे। बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, कमाल की बात सुनो आप सब, बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, उसको ये होश नहीं होता कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या है। मैक्सिमम बच्चे होते हैं ऐसे, नहीं तो सबका सिलेक्शन हो जाता ना, सबका सिलेक्शन हो जाता ना। तो हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है 12th क्लास के चैप्टर में, वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। जी हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन, एक एक करके बात करेंगे सबकी, लेकिन आपको पहले ये तो पता हो कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अलोए, बहुत फेमस एग्जांपल। अलोए, अलोए आपने पढ़े होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल और मेटल, मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है ना। लिक्विड और सॉलिड में एग्जांपल बताऊं, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है, सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट सॉलिड, सोडियम हो गया। तीसरा गैस और सॉलिड, ये आपका हो गया बहुत फेमस एग्जांपल, H2 विद पैलेडियम। आपने पढ़ा भी होगा, कैटालिटिक सरफेस पैलेडियम की PD, और ये H2 उस पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। सॉलिड लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर। लिक्विड लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर। गैस लिक्विड, अरे कोल्ड ड्रिंक जो आप पढ़ते हो, जो आप पढ़ते क्या हो, जो आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक CO2 गैस होती है ना उसमें, लिक्विड में, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। सॉलिड गैस में, हाँ इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, इसमें दिक्कत आती है, इसमें बच्चे हो जाते हैं, क्या होगा एग्जांपल भैया? कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर विद नाइट्रोजन। लिक्विड गैस, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। गैस इन गैस, नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन। वहां पे नाइट्रोजन क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो ये 9 टाइप के सॉल्वेंट सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 9 टाइप के, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके बाद मेरे को कंसंट्रेशन टर्म पढ़ानी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर, यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। बच्चों को आदत नहीं रही है ज़्यादा वीडियो बड़ी देखने की, लॉन्ग वीडियो देखने की, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। इस वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है आपको 12th क्लास का चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन का। जो लिक्विड सॉल्यूशन में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं,
सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसमें हम लॉस पढ़ेंगे, इसमें और इसमें तो रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, इसमें हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा कि अब ये चैनल पे बहुत और अच्छी चीजें आने वाली है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।